स्टार्ट करते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। बार बार रिवीजन से ही सिलेक्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन अवकाश के दौरान तत्काल मामलों की सुनवाई के लिए एक खंडपीठ नियुक्त कर सकता है? पार्लियामेंट, सीजीआई, प्रेसिडेंट या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? महान्यायवादी, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या भारत की संसद? इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्या है इसका आंसर? देखिए, अवकाश के दौरान तत्काल मामलों की सुनवाई के लिए एक खंडपीठ नियुक्त कर सकता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले भी हमने टेस्ट सीरीज में चर्चा की होगी इस पर। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक कामकाज के लिए एक वर्ष में कितने दिन है उसके पास? 193 दिन। और हाई कोर्ट के पास कितने हैं? 210 दिन। और जो ट्रायल कोर्ट होते हैं उनके पास 245 दिन। तो सबसे कम कौन काम करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वाधिक काम कौन करते हैं? छोटे न्यायालय। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के नियम 2013 के आदेश 2 के नियम 6 के तहत जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है उसने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान आवश्यक विधि मामलों की सुनवाई और नियमित सुनवाई हेतु खंडपीठों को नामित किया है। नियम कहता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश ग्रीष्मकालीन या सर्दियों के अवकाश के दौरान तत्काल प्रकृति के सभी मामलों की सुनवाई के लिए एक या एक से अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, जो इस नियमों के तहत एकल न्यायाधीश चुने जा सकते हैं। ठीक है, इन नियमों के तहत एकल न्यायाधीश चुने जा सकते हैं और जब भी आवश्यक हो वह अवकाश के दौरान अत्यधिक मामलों की सुनवाई के लिए एक खंडपीठ भी नियुक्त कर सकता है, जिसमें सुनवाई न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा की जानी चाहिए। तो बी करेक्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कामागाटा मारू क्या था? भारत विभाजन के लिए बनाया गया पहला कानून, एक क्रांतिकारी संगठन, एक जहाज, भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण का नाम। वो तो स्माइलिंग बुद्धा था। क्रांतिकारी संगठन भी नहीं है और भारत विभाजन के लिए बनाया गया पहला कानून ये भी नहीं है। पहला ये एक जहाज था, सी है इसका आंसर। तो कामागाटा मारू प्रकरण जो है वो 1914 का है। कामागाटा मारू एक जहाज का नाम था जो सिंगापुर से वैंकूवर तक 370 यात्रियों को ले जा रहा था। इसमें मुख्य रूप से सिख और पंजाबी मुस्लिम अप्रवासी थे। 2 महीने की अनिश्चितता के बाद उन्हें कनाडा प्राधिकरण द्वारा वापस कर दिया गया और आमतौर पर यह माना जाता था कि कनाडाई अधिकारी जो है वो ब्रिटिश सरकार से प्रभावित थे और यह जहाज अंततः सितंबर 1914 में कलकत्ता पहुंचा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। यह है सिद्धांत, यह है प्रतिपादक। सेफ्टी वाल्व थ्योरी, लाला लाजपत राय। कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी, गोपाल कृष्ण गोखले। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, आर.सी. दत्त। कौन सा सही सम्मिलित है इसमें? देखिए, सेफ्टी वाल्व थ्योरी ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय याद रखिएगा। कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी आर.सी. दत्त की है और लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी यह है गोपाल कृष्ण गोखले की। तो सही सम्मिलित केवल एक है, इसका आंसर ए है। तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी है लाला लाजपत राय की, कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी आर.सी. दत्त, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी गोपाल कृष्ण गोखले। ये है क्या वो जरूरी नहीं है, प्रीलिम्स के लिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा? इन चीज़ों को एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन कब पहुंचा, ठीक है, या फिर जिसका सब भारतीयों ने विरोध किया था, साइमन कमीशन, वो कब पहुंचा? एग्जाम में पूछ लेता। तो 1946, 1945, 1945, 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 की है, तो 45 तो हटा दीजिए, बेबल का समय है ये तो 46 में भी कब? 24 मार्च 1946 को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और इसने भारत में सभी दलों और समूहों के भारतीय नेताओं के साथ अंतरिम सरकार और भारत को स्वतंत्रता देने वाले एक नए संविधान को तैयार करने के सिद्धांत और प्रक्रियाओं पर लंबी चर्चाएं की कैबिनेट मिशन ने। ठीक है, स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है। 24 मार्च 1946 को बम्बई पहुंचा, तो बम्बई ने दिल्ली पहुंचा था।
हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? हैदराबाद की स्थापना बुरहान उन मुल्क ने नहीं की थी, मार्तंड वर्मा ने नहीं की थी, जुल्फिकर खान ने नहीं की थी, निजाम उल मुल्क ने की थी। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो हैदराबाद की स्थापना की थी निजाम उल मुल्क ने। और जो नाम ऑप्शंस में दिए हैं, जैसे कि शहादत खां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवध की स्वतंत्र रियासत के संस्थापक कौन थे? शहादत खां। ठीक है। और बुरहान उन मुल्क के नाम से भी जाना जाता है शहादत खां को। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम के लिए। मार्तंड वर्मा का नाम आया। मार्तंड वर्मा ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में केरल की स्थापना की थी और त्रावणकोर को अपनी राजधानी बनाया था। जुल्फिकार खान एक नाम था विकल्प में। इसने सबसे पहले दक्कन क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की कल्पना की थी। ठीक है। और स्थापना कर दी हैदराबाद की किसने? निजाम उल मुल्क ने। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 19वीं शताब्दी में विधवाओं की दुर्दशा में सुधार की वकालत से संबंधित साप्ताहिक समाचार पत्र सत्य प्रकाश को प्रकाशित किया गया था किसके द्वारा? देखिए, एग्जाम हॉल में प्रश्न पढ़ते समय थोड़ा ठहरना भी है। ठीक है। सत्य को सत्यार्थ प्रकाश ना समझ लीजिएगा, सत्य प्रकाश है। तो इसका उत्तर दयानंद सरस्वती नहीं हो सकता। इसका उत्तर है करसनदास मूलजी। ऑप्शन नंबर सी। तो कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक दयानंद सरस्वती की है, बल्कि सत्य प्रकाश जो है, जबकि सत्य प्रकाश जो है वो करसनदास मूलजी की है, जो कि एक साप्ताहिक गुजराती समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। वर्ष 1921 का अकाली आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्रिटिश भारत के अवध क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त कराना, बंगाल विभाजन को रोकना, सिख गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण से मुक्त कराना, या भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करना। वर्ष 1921 का इंपॉर्टेंट है अकाली आंदोलन। सिख गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण से मुक्त कराना भी है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 1921 का अकाली आंदोलन, जिसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, सिंह सभा आंदोलन की एक शाखा थी। इसका उद्देश्य सिख गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण से मुक्त कराना था। ये महंत निष्ठावान और प्रतिक्रियावादी थे, जिन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त था। सरकारी कौन सी? ब्रिटिश सरकार का शासन था उस समय, तो अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था इनको। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान बंगाल में ब्लैक होल त्रासदी हुई थी? 1700 का समय है, तो बाबर तो मर गया था 1530 में। इसका आंसर है सिराजुद्दौला। तो 1756 में सिराजुद्दौला के शासनकाल के दौरान बंगाल में ब्लैक होल त्रासदी हुई थी। एसएससी और रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछा गया ये प्रश्न। ठीक है। ब्लैक होल त्रासदी किसके शासनकाल में? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि हुआ था 1916 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता एक नरमपंथी ने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने। और इस अधिवेशन में अंततः तिलक के नेतृत्व वाले उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। ठीक है। अलग हो गए थे ना 1907 के अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक हो गए। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त की शुरुआत से संबंधित था? ये इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में। रैयतवारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त। ठीक है। तो रैयतवारी बंदोबस्त तो थॉमस मुनरो का है, लेकिन केवल 3 वाला ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि इसमें कैप्टन अलेक्जेंडर रीड भी शामिल है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त था, तो इसको तो वैसे ही एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ एक है वो नहीं होगा। तो इसका आंसर केवल 2 और 3 होगा। देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शुरू किया गया भूमि बंदोबस्त इस प्रकार है। स्थायी बंदोबस्त 1793, इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, तो पहला हो गया गलत। क्या था इसमें? राजाओं तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई और किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व देने के लिए कहा गया, और भुगतान की जाने वाली राशि स्थायी रूप से निर्धारित की गई थी इसमें। महालवारी बंदोबस्त की बात करें तो यह 1822 का है, और यह उत्तर पश्चिमी प्रांतों आगरा, अवध और पंजाब क्षेत्र में
होल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। और कलेक्टर जो है गांव गांव गए, भूमि का निरीक्षण किया और खेतों की माप की और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों और अधिकारों को दर्ज किया, और इस मांग को समय समय पर संशोधित किया जाना था, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट बनाता है कि फिक्स थी, जबकि समय समय पर संशोधित किया जाना था। राजस्व एकत्र करने और इसे कंपनी को भुगतान करने का प्रभाव जो है जमींदार के बजाय ग्राम प्रधान को दिया गया। अब एक थी रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 की। इसकी शुरुआत जो है दक्षिण भारत में, इसको भी याद रखिएगा, कहाँ पर? दक्षिण भारत में। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने की थी। तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है अपना, क्योंकि पहला लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। देखिए, रैयतवाड़ी प्रणाली ने सरकार को राजस्व वसूली के लिए सीधे किसान से, ठीक है, यानी रैयत से संपर्क की अनुमति दी, और किसान को खेती के लिए नई भूमि छोड़ने या प्राप्त करने की स्वतंत्रता भी दी रैयतवाड़ी प्रणाली ने। अच्छा, कालानुक्रम लगा लें इसको। तो सबसे पहले कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त है 1793 में। उसके बाद 1820 थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड की रैयतवाड़ी व्यवस्था। उसके बाद 1822 महलवारी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी का। ठीक है, रैयतवाड़ी दक्षिण भारत में, महलवारी आगरा में और पंजाब में और अवध क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। वर्ष 1927 की बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? यह प्रश्न एग्जैक्ट यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा जा चुका है। बटलर समिति का उद्देश्य वर्ष 1927 की भारत सरकार और भारतीय राज्यों के बीच संबंधों में सुधार करना। डी। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1927 में भारतीय राज्य समिति नियुक्त की थी, जिसे लोकप्रिय रूप से बटलर समिति के नाम से जाना जाता था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर हरकोट बटलर। और इस समिति को सर्वोपरि शक्ति और रियासतों के राजकुमारों के बीच संबंधों की जांच करने और मौजूदा संबंधों को अधिक संतोषजनक बनाने के तरीकों और साधनों का सुझाव देने का काम जो है वो सौंपा गया था। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन है? सर हरकोट बटलर। बटलर समिति 1927 की, भारत सरकार और भारतीय राज्यों के बीच संबंधों में सुधार करना। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सबसे पहले घटित हुई थी? प्रश्न पूछने का एक यही तरीका है, इसको थोड़ा और टफ बना देगा तो कालानुक्रम लगा देगा। तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा, सत्येंद्र नाथ टैगोर ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की और पहले व्यक्ति बन गए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ये 1875 में की। आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बम्बई में की। ठीक है, लेकिन दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण लिख दिया था उससे पहले 1858 में। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ ये 1882 में। ठीक है, ये 1858 में। और सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बन गए 1863 में। ठीक है, तो सबसे पहले 1858 दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा। तो 1858-59 में दीन बंधु मित्र ने जो है एक बंगाली नाटक लिखा, नील दर्पण। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ की थी? बम्बई में। कब की थी? 1875। ये तो ल्यूसेंट में भी दिया है। आनंद मठ ने जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा। आनंद मठ, सॉरी उल्टा बोल दिया, आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। कब? 1882 में। और सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बन गए। ठीक है, जो परीक्षा इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, तो कालानुक्रम सजा दें इसको। दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा 1858, सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद सत्येंद्र नाथ टैगोर ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की 1863 में, पहले भारतीय बन गए। उसके बाद आता है 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा 1882 में। इसको पीडीएफ से पढ़िएगा विधिवत रूप से। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन किया था, जिसका प्रमुख कारण क्या था भाई?
इसका प्रमुख कारण था रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वर्ष 1932 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, जिसके अनुसार दलित वर्ग को अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और महात्मा गांधी ने इस कदम को भारतीय राष्ट्रवाद पर हमला माना, इसलिए महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर चले गए और दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल के प्रावधान पर आपत्ति जताई। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। दोनों कथन नीचे दो कथन दिए हैं, ध्यानपूर्वक उनको पढ़ना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन ए, अभिकथन दो। इनमें से कोई सही गलत होगा तो आंसर जो है वो सी या डी में से दिया जाएगा। अगर ये दोनों सही होंगे, एक दूसरे की व्याख्या करते होंगे, तो आंसर ए होगा। ये दोनों सही होंगे, एक दूसरे की व्याख्या नहीं करेंगे, तो आंसर बी होगा। इस तरह के एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, आरओ में भी पूछे जाते हैं और यूपीएससी सिविल सेवा में भी पूछे जाते हैं। तो अभिकथन है कि वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया था। इसका कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के वायसराय के निर्णय को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था, इसलिए। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं और व्याख्या भी कर रहा है, स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो ए है इसका आंसर। देखिए, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और इसके बाद अंग्रेज़ों ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और भारत को भी बिना परामर्श के युद्ध में शामिल कर लिया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वायसराय के इस निर्णय पर आपत्ति जताई थी, तो आर सही है। और इसके बाद 31 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया, तो ये भी सही है। और वायसराय लिनलिथगो और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही इससे खुश थे। 2 सितंबर 1939 को जिन्ना ने एक अपील के माध्यम से भारतीय मुसलमानों से 22 सितंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। इस संदर्भ में ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, तो ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाएगी। स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बनाना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाना चाहिए। देखिए, अगस्त प्रस्ताव, स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना, क्रिप्स मिशन, ये दोनों भारत को डोमिनियन स्टेटस दर्जा देने की बात कर रहे थे, इसलिए सफल नहीं हुए भारत में। और जो नेहरू रिपोर्ट है वो भी भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात करती है, तो इन तीनों को याद रखिएगा। देखिए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन 1942 में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था कि भारत को यूनाइटेड किंगडम से जुड़ा डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा इसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के डोमिनियन हेतु संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा की स्थापना का भी सुझाव दिया था। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे इसमें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अलग से प्रश्न है एक कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो भारत की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। क्रिप्स मिशन पर बातचीत जो है वो विफल रही और अंततः भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और गांधी जी ने इसको तो पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था, ठीक है। मतलब एक ऐसा बैंक का चेक जिसकी डेट निकल चुकी है, तो किस काम का वो, व्यर्थ है। कितने क्वेश्चन हो गए? देखिए, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो 15 प्रश्न एडेड थे इसमें और इम्पोर्टेंट है और ये चुनिंदा प्रश्न है जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इन सभी टेस्ट की आप फुल PDF टेस्ट सीरीज़ भी प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।